राधिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। लेकिन आज मैं आपको खास सामग्रियों में कितनी नकली और कितनी असली है उसके संदर्भ में बताऊंगी। कितनी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक। और यह सब कुछ मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगी, जिसे आप स्वयं भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। खुद भी आप इन सब खाद्य पदार्थों की सत्यता को जांच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को वक्त रहते संभाल सकते हैं। आप यह जान लें कि जो भी आजकल के जो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ रही है और आपके घर के अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, उन समस्याओं का कहीं ऐसा तो नहीं कि कारण आपके खाने पीने के सामग्रियों से ऐसे नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों को किस रूप में जांचें, समझें और इसकी सुधारीकरण कैसे करें, ताकि बड़े से बड़े हेल्थ समस्या से कैसे वक्त रहते संभल जाए और बच जाए। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। मेरा एक बार रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, क्योंकि यह जो वीडियो है यह आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ आई हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। इसलिए ज़रूर देखिएगा और महसूस कीजिएगा, अपने अनुभव से भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कितनी सही और कितनी गलत आपको जानकारी दे रही हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि खाद्य पदार्थ कौन कौन सी हो सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते सबसे पहले तेल से। हमारे खाद्य बहुत से बार मैं भी बताई कि रिफाइंड चीज़ों से बचा करें। रिफाइंड तेल आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं हमेशा सरसों तेल की सिफारिश की कि आप जब घर में सब्जियां बनाते हो तो सरसों तेल का इस्तेमाल करें। लेकिन सरसों तेल उस सरसों तेल को बोल सकते हैं जो सरसों के दानों से अपने स्वयं से मील के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपके घर में मौजूद हो या आपके द्वारा निकलवाया गया हो। पैकिंग वाले जो सरसों तेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्योंकि यह होते हार्मफुल है यह तो पता चलता है। आप कुछ सालों पहले मैं जब भी सरसों तेल में पापड़ को तलती थी और वह सरसों तेल की कढ़ाई रख देती थी, उसमें सरसों तेल जम जाता था। जब वो ठंडा होता था तो जम जाता था। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो घर के सरसों तेल होते हैं और उसमें आप पापड़ तलते हैं तो वह ठंडा होने के 10 दिन भी अगर कढ़ाई में पड़े रहते हैं तो कभी नहीं जमते। लेकिन जो पैकेट वाले सरसों तेल होते हैं उसमें पापड़ तलने के बाद उसको रख दिया जाता है। तेल ठंडा होने के तुरंत बाद ऐसा लगता है वो जेली जैसा जम गया है। तो सोचने वाली बात है कि वह सरसों तेल कैसे जम सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो सरसों तेल मिलावट वाली हो सकती है। दूसरी चीज, मैं आपको एक अपने घर की घटना बता रही हूँ। मेरे घर में एक सरसों तेल का 1/2 लीटर का पैकेट था और पिछले साल दीपावली में उसका उपयोग दिया जलाने के लिए किया गया था। लेकिन बहुत सारे तेल आ गए
और एक पैकेट हमने खोला और वह बड़े से परात में उस पैकेट खोलकर मैंने किसी बर्तन, किसी जार में नहीं रखा, बल्कि उस पैकेट को काट और दीपक में डालना शुरू की। लेकिन थोड़े से 2-4 दीपक डालने के बाद दूसरा पैकेट मेरे घर के किसी अन्य सदस्य ने काट रखा था और उससे पूरा दीप जलना शुरू हुआ। तो वो जो पैकेट था तेल का, वो वैसे की वैसे उसी परात में रखा रह गया और वो परात किसी ने आया और ऊपर के जो रेक होते हैं उस जगह में रख दिया गया जहाँ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं अक्सर। उस जगह में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद जब उस बड़े से परात पे नजर गई तो उसे निकाला गया तो पता चलता है कि वो जो तेल था, पैकेट का तेल, थोड़े से परात में गिर गए हैं। और जब परात में जब गिरे हैं, उस परात को साफ करना इतना डिफिकल्ट हो रहा था, पूरे स्कर्व खराब हो गए, स्टील के जो स्कर्व होते हैं वह खराब हो गए और पूरे हाथ में ऐसे गोंद लगे जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल। वह ऐसे गोंद लिपट गए पूरे हाथ में, एकदम गोंद टाइप का था और जो स्कर्व था उसे मुझे फेंकना पड़ा, नए स्कर्व को भी फेंकना पड़ा। स्टील के स्कर्व गलने लगे थे, वो टुकड़े होने लगे थे। उसको जब अच्छे से रगड़ रहे थे ना, वो टुकड़े होने लगे। साथ में उसमें भी गोंद टाइप का पूरा समा गया और उस हाथ से या उस स्कर्व से अगर दूसरे बर्तन की तरफ साफ करने की कोशिश किया जा रहा था तो वह बर्तन भी उस गोंद के लेयर से चिपकने लगे थे। तो ऐसी स्थिति अगर आपके बर्तन के साथ हो सकती है तो जरा आप सोचें कि वह खाद्य तेल जब आपके पेट में जाता है तो वह आपके आंतों में इसी तरह से तो चिपटते ना होंगे। और जब इस तरह से चिपटते हैं तो आपका हाजमा, आपका डाइजेशन बिगड़ता है और कब्ज की शिकायत आप लेकर मेरे पास आते हैं। चूँकि यह वाकया पिछले दिवाली की थी और जब यह समस्या मैं देखी तो मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गई। उसी तरह से मेरे खुद के घर पे पिराए हुए, मतलब खेतों के जो सरसों थे, उसे मिल में मेरी माँ ने मुझे तेल निकलवा के दिए थे और वह करीब 3 से 4 साल पहले के तेल हैं और बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल जमा नहीं है। और जिस जार में रखे हैं उसको साफ करने में भी कोई दिक्कत नहीं और उसमें जितना मर्जी उतना पापड़ तल लीजिए, वो कभी नहीं जमता। तो आप सोच सकते हैं इस तेल में और इस तेल में फर्क है ना। जब फर्क है, जब ये तेल जम रहे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि वो आपके आंतों में भी उसी तरह से चिपट जाते होंगे। और जब इतने स्कर्व से नहीं साफ किए जा सकते तो एक नॉर्मली पानी पीने की वजह से पेट थोड़ी साफ हो सकता है। कब्ज तो स्वाभाविक रूप से बना रह सकता है। और मैं चूंकि इस तेल को कोई ऐसे नहीं कि दीपक जलाने के लिए स्पेशल तेल था, वह तेल लोग बहुत मात्रा में हमारे झारखंड में उसका उपयोग करते हैं खाने के लिए और उस कंपनी का नाम था सलोनी। लोग बोलते हैं कि अगर पाम ऑयल सरसों तेल में मिक्स है तो आप फ्रीज में रखिए तो आपको कुछ पार्ट जमा हुआ नजर आएगा, लेकिन यह तो खुले में रखने के बावजूद भी पूरा जमा हुआ था और वो भी पूरी गर्मी बीती उसके बावजूद भी वो पिघला नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि वह हमारे पेट में कैसे जमाव पैदा करता होगा, कैसे भयानक चिपटे रहते होंगे, जिसका क्लियर साफ कैसे किया जा सकता होगा। आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब बर्तन को हाथों की मजबूती से
और बहुत हार्ड स्क्रब से भी साफ नहीं किया जा सक रहा है, तो वैसे स्थिति में आंतों में कौन से स्क्रब से साफ आप करेंगे। मैंने इसी आधार पे पतंजलि की मस्टर्ड ऑयल की 1/2 लीटर की डब्बे लिए और उसे मैं फ्रिज में रखी। फ्रिज में रखने के बाद कुछ भाग ने 110% वह जमा हुआ निकला। उसके बाद मैंने सभी तरह के ब्रांडों का इस्तेमाल किया और सभी में इस तरह के व्याधियां नजर आती रही। इसलिए मैं अब कह सकती हूँ कि जो पैकेट बंद जितने भी मस्टर्ड ऑयल हैं वह आपके हेल्थ के लिए 100% नुकसानदायक है। आप मेरी बातों का अगर विश्वास करनी हो तो अपने घर में स्वयं प्रैक्टिकल करें। स्वयं आप देखें, एक किसी बर्तन में आप उस तेल को गिरा कर देखें, काफ़ी समय मतलब महीने 2 महीने 4 महीने बाद उसको क्लियर से साफ करके देखें कि कहीं साफ होता है या नहीं। या आप किसी तेल को गर्म कर रहे हैं, उस तेल में कुछ तल कर और उसको किसी बर्तन में रख दे, आप देखें कि वह जम रहा है या नहीं, तो आपको खुद भी यकीन हो जाएगा कि मैंने सच कहा है या झूठ कहा है। फिर आप कहेंगे सरसों तेल जमता होगा। नहीं, आप इसके लिए भी प्रैक्टिकल करें। आप सरसों के दानों को आप मिल से निकलवा के लाएं और उसे आप रख लें। फिर आप देखें वो तेल जमता है कि नहीं। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप जो सरसों तेल खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कुछ दिन पहले बात चली थी घी की, जो बालाजी के मंदिर में घी के लड्डू के संदर्भ में। तो हमारे पूजा के घी, हमारे खाने के घी कोई भी ओरिजिनल नहीं होते। चूंकि होता क्या है कि पहले जैसी गांव की जो संस्कृति थी, जो कल्चर थी, एक घर में 2-2 4-4 गायें होती थी और बहुत सारे दूध होते थे। वहाँ दूध, दही, मट्ठी खाए जाते थे और दही को वो निकाल कर, मट्ठी को निकाल कर एक अलग घी, मक्खन, मलाई निकाली जाती थी और उससे घी बनाई जाती थी। आजकल गांव का भी कल्चर ऐसा हो गया है कि गाय पालना उन्हें मुश्किल लगने लगा है। तो ऐसी स्थिति में इतनी सस्ती घी बाजार में कैसे मिलेगी? सोचने की बात है। यह बाजार वाली घी कहाँ से ओरिजिनल आपको मिल पाएगी? अब बात करते हैं, पैकेट वाले दूध कभी भी ओरिजिनल नहीं होते, चाहे वो किसी भी कंपनी की बात की जाए। मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में एक दूध की कंपनी है। उस कंपनी में अगर 2 कंटेनर दूध आता है डेली, तो वहाँ से 6-8 कंटेनर अक्सर निकला करता है। तो आप सोच सकते हैं, अगर 2 कंटेनर दूध मार्केट से आया है तो 8 कंटेनर दूध कैसे निकल रहा होगा? पहली चीज। दूसरी चीज जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, आप जो गाय की दूध है, जो अपने घर के गाय की दूध है, उस दूध से आप चाय बना लें और पैकेट वाले दूध से आप चाय बना लें। आप देखेंगे कि जो पैकेट वाला दूध है उसका टेस्ट अच्छा, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा, और जो घर की गाय की दूध है उसके टेस्ट उतने बेहतर नहीं है जितने बेहतर आपके सुधा के या किसी अन्य भी मिल्क पैकेट के दूध गाढ़े हैं। आप सोच सकते हैं, आप छेना निकाले अपने घर के गाय के दूध, अरे गाय का छोड़ दीजिए, भैंस का दूध का भी निकाले तो उतना ज़्यादा छेना नहीं निकलता जितना ज़्यादा आपके पैकेट वाले दूध का निकलता है। आप खोआ निकाल ले, हर कंडीशन में आप देखेंगे कि सेम क्वांटिटी घर की दूध और पैकेट की दूध में फर्क है। आप
आपकी जो घर की दूध होती है उसमें छेना कम निकलता है, खोआ कम निकलता है, घी तो निकलती है लेकिन दूध पतला होता है, जबकि पैकेट वाले दूध की घी निकलती है लेकिन गाढ़ी होती है। आप हमेशा एक इमेजिन करें कि 2 कंटेनर दूध से 8 कंटेनर दूध निकलना, वो भी इतने गाढ़े रूप में निकलना, आप सोच सकते हैं कैसे होता है? ये तो जादू हो गई ना। तो ये हमेशा याद रखें कि जो पैकेट वाली दूध है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, हार्मफुल है। अपने बच्चे को अगर देते हैं तो यह उनको बहुत तरह के तकलीफों से उनको बीमार करती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। तीसरी चीज, और अब बात कर लेते हैं वो तीसरी चीज क्या है, तो प्याज। अब बोलिएगा कि प्याज नकली कहाँ से हो गया? तो जो अभी के मौसम में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में प्याज पुरानी हो चुकी होती है, और जब प्याज पुरानी हो चुकी होती है तो उसके जो छिलके, उसके जो कवर होते हैं, उसके नीचे फंगस होता है, ब्लैक ब्राउन फंगस होते हैं, और यह फंगस कैंसर कारक होते हैं। अब आप यही प्याज रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब रेस्टोरेंट में इसका कोई हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, चाहे वो कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट है। वहाँ यह सोच के नहीं पकवान बनाए जाते कि आपको कैंसर हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाइएगा, यह नहीं देखा जाता। यह देखा जाता है कि उसकी जो कवर होती है कम से कम वेस्ट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जा सके। इसलिए वो यह नहीं देखते कि उसमें फंगस कितने एरिया में है, और फंगस जब होता है वो धुलता नहीं है, उसको धुलाया जाता है या उसको रगड़ के भी साफ किया जाता है, लेकिन वो दिखाई देना बंद होता है, लेकिन उसका जो है उसी लेयर पे आक्रमण बरकरार रहता है। ऐसी स्थिति में घर में अगर बना रहे हो तो हमेशा उस लेयर को निकाल देनी चाहिए, उस लेयर को निकाल देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अब बाहरी लेयर में अगर इस तरह के फंगस दिख रहे हैं तो निकाल दिए जाते हैं, लेकिन बीच बीच वाले लेयर में भी वो फंगस देखने को मिलता है, और यह फंगस आए दिन बीच लेयर में, मैं अपने घर में जब प्याज का उपयोग करती हूँ तो पता चल जाता है कि बीच के लेयर में भी होता है। आप भी महसूस करते होंगे, देखे होंगे, जब भी आप प्याज का उपयोग कर रहे होंगे तो हमेशा याद रखिए ये फंगस युक्त लहसुन, फंगस युक्त प्याज का उपयोग नहीं करना है। यह एक कैंसर कारक होता है और इससे बहुत तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, और यह फंगस आपके जो प्याज होते हैं और जो लहसुन होते हैं दोनों में होती है। साथ में अगर बासी रोटी है, बासी रोटी अगर बहुत पुरानी है या भाप लगा है, उसमें भी यह फंगस देखने को मिलता है। बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन बासी रोटी का यह मतलब नहीं है कि 2 दिन पुरानी हो। बासी रोटी का मतलब है कि आप रोटी बनाएं, उससे 4-5 घंटे की रोटी को ही बासी रोटी माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा समय की रोटी है तो वह सड़े हुए कैटेगरी की आती है, और उसमें भी सेम फंगस होते हैं, हमेशा याद रखें।